नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ 2023 वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज चला रहे हैं क्रैश कोर्स की तरह, जिसमें जीएस और हिंदी से संबंधित सभी मुद्दों को प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के आधार पर कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी लिए हैं। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो जीएस का ही एक सेगमेंट है। पॉलिटी सब्जेक्ट से संबंधित मुद्दों पे पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे, उन समस्त बिंदुओं पे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से काफ़ी ताल्लुकात रखता है। और टोटल सिलेबस जो है हम लोगों का, जितनी सारी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा वो प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के आधार पर होगा, ताकि जितनी सारी चीज़ों को आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समेट सकें और अपने भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को आसान बना पाएं। तो हम लोगों का जो टॉपिक है आज का चैप्टर जो है वो भारतीय संविधान का निर्माण है। भारतीय संविधान के निर्माण चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि आखिर में भारतीय संविधान के निर्माण जैसी बात ये शुरू क्यों हो रही है और संविधान निर्माण के समय कौन कौन से पहलू हमारे देश को देखना पड़ा। उन समस्त मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोगों को 4 पार्ट करके समझना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहला पार्ट में तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संविधान बनाने के लिए या संविधान के मांग की बात कब और क्यों शुरू हुई है, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि से संबंधित मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग बातचीत करेंगे वो है इस टॉपिक का पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, और हम लोग देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि जो तैयार होगी वो 1885 के आसपास से ही शुरू हो जाएगी। हम सारी बातों को आपको बताएंगे, पहले इसका एक स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी पार्ट हम आपको बताने वाले हैं। तो पृष्ठभूमि में मैं 1885 से लेकर के आपको सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति तक लेके चलेंगे, यानी कि 1945 तक की इन समस्त घटनाओं के बारे में बताएंगे जो इस टॉपिक की एक पृष्ठभूमि तैयार करता। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको 1945 के ही बाद जस्ट ब्रिटेन में 1946 में चुनाव होगा, और चुनाव के दौरान ब्रिटेन की सरकार गिरेगी, नए पार्टी की सरकार बनेगी, और वो भारत को संविधान बनाने का एक अवसर देगा, यानी कि देश में हमारे संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो दूसरी पार्ट में मैं आपको ये बात बताऊंगा इस चैप्टर से ही रिलेटेड, जो 1946 में इसकी शुरुआत तो हो जाएगी कैबिनेट मिशन से, लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा, 1947 तक ही चलेगा। तब तक भारत देश में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाएगा, और वो घटना जो घटित होता है वो है भारत से विभाजन, यानी कि राष्ट्रों का विभाजन। भारत और पाक नामक 2 राष्ट्रों का उदय होगा, और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर हमारे देश का विभाजन होता है तो जाहिर सी बात है भौगोलिक सीमाओं के विभाजन होने के नाते हमारे देश की सीमाओं को जैसे विभाजित किया गया तो उसका प्रभाव संविधान सभा के सदस्यों पर भी पड़ा। यही कारण है कि 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसके बाद हमारे संविधान सभा की जो रूपरेखा था वो कुछ अलग थलग हो गया। इसलिए तीसरे भाग में हम लोग देखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम देखेंगे, अधिनियम, और ये अधिनियम कब है, 1947 की ये घटना है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 की घटना है, इस समय 3 महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे, और ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु के बाद हम लोग अगली बात जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे इस संविधान सभा को बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, क्योंकि संविधान तो कोई ऐसे बच्चों का खिलौना था नहीं कि जिसके मन में आए जैसे आए वो खेल ले और चला जाए। ये एक भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को संचालित करने के लिए राष्ट्र का पवित्र दस्तावेज के रूप में तैयार हुआ था। इसलिए इसको बनाने के लिए तमाम सारे नियम और तमाम सारे रूल रेगुलेशन का फॉलो करना बहुत ज़रूरी था।
इसी क्रम में संविधान को बनाने के लिए हर मुद्दों के लिए गठित एक समिति की गई थी और समितियों के तमाम सारे सुझाव, उस पर चर्चा परिचर्चा इत्यादि बातों के सहमति होने के तत्पश्चात हमारे देश के संविधान को बनाया गया। यानी कि अगली बात जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समितियों से संबंधित मुद्दों पे, यानी कि संविधान सभा से संबंधित कौन कौन सी समिति बनी थी। और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स होंगे, मुख्य तथ्य होंगे, और मुख्य तथ्यों के बाद इसी से रिलेटेड मैं आपको इस संविधान सभा से संबंधित कुछ विचारकों के बारे में बातचीत करेंगे। यानी कि हम आपको इस चैप्टर का एक स्ट्रक्चर वे बताने की कोशिश किए हैं कि इस चैप्टर को आप किस तरह से पढ़ें ताकि आपकी पढ़ाई आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के हित में हो और आप अधिक से अधिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डील कर पाएं अपने एग्जाम में। शुरू करते हैं हम अपनी बातों को। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैनात होती है। यहाँ से हम अपनी कहानी की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि संविधान सभा की आखिर संविधान सभा की पृष्ठभूमि तैयार होती कहाँ से। अगर देखा जाए जो संविधान सभा का गठन किया गया, इस संविधान सभा की पृष्ठभूमि पे अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसकी शुरुआत हो जाती है 1885 के आसपास से। और 1885 के आसपास लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पेश किए थे और वो विधेयक था स्वराज्य विधेयक। लेकिन ये बात हम लोगों को ध्यान देने वाली है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति आते हैं जो भारत में संविधान के निर्माण पे बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान देने वाली है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो संविधान की मांग थी स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, वो अप्रत्यक्ष रूप से ये मांग किए थे कि देश को एक संविधान चाहिए। 1885 के बाद अगर देखा जाए तो समय समय पे जैसी जैसी परिस्थितियां आती गईं, उन परिस्थितियों ने लोगों को संविधान के मांग के लिए प्रेरित करता गया और तमाम सारे दौर में संविधान मांग की बातें चलती गई। यानी कि 1885 के बाद देखा जाए तो 1885 के बाद एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में जो आते हैं वो आते हैं महात्मा गांधी जी। और गांधी जी 1922 के आसपास चौरी चौरा कांड उस समय चल रहा था। इन तमाम सारी परिस्थितियों को ध्यान देते हुए 1922 के आसपास महात्मा गांधी जी भी संविधान मांग की समर्थन किए। हाँ, ये अलग बात है कि गांधी जी के द्वारा जो संविधान मांग की बातें थी वो ये निश्चित नहीं कर रही थी कि इस संविधान को भारतीय बनाए। गांधी जी के द्वारा जो संविधान के मांग की बात थी वो केवल और केवल इतना कहना उनका था कि भारतीयों के इच्छा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार संविधान का निर्माण करे। यानी कि ब्रिटिश सरकार को ही प्रेरित कर रहे थे संविधान बनाने के लिए। 1922 के बाद 1928 का वो चरण था जब नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसके सभापति के रूप में अगर देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू जी थे और सचिव के रूप में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट ने भी संविधान के मांग की बात किया था और तमाम सारे अधिकारों की बात इसने किया था, नेहरू रिपोर्ट के भी माध्यम से किया गया था। 1928 के बाद जो 1934 का समय था, ये संविधान मांग हेतु एक क्रांतिकारी चरण के रूप में देखा जाता है। जिस तरह से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने पहली बार संविधान की मांग 1885 में किया था, ठीक उसी प्रकार एम.एन. राय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा की बात किए थे। और यहाँ से अगर देखा जाए जो संविधान सभा की मांग हुई थी, यहाँ से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरह से भारतीयों को संविधान बनाने के अधिकारिता वाली बात अब शुरू हो गई। अब अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के मांग की बात समाप्त ही कर दी गई। एक नज़रिए से ये भी कह सकते हैं कि 1934 में जो एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था, इस मांग पर समर्थन जताने का काम हमारे भारत देश की तत्कालीन परिस्थिति में रहने वाला जो बड़ा दल था कांग्रेस पार्टी, उसने भी अपना सहमति जताया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1935 में कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बाद 1938 का वो समय था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पहली बार संविधान सभा की मांग किए थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मांग करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले शख्स थे। और उन्होंने ये कहा कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा बनाया जा
जो संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। कहीं न कहीं संविधान की मांग में जब कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन दे देता है तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार की जितनी सारी तानाशाही नीतियां थी वो कुछ समय के लिए तो हिल गई, क्योंकि भारत जैसे प्रभुत्वशाली और संपन्नशाली राष्ट्र में अगर बड़े बड़े नेताओं की ऐसे मांग दिन दोगुना रात चौगुना चलता जाए तो चाहे कितना भी तानाशाह सरकार क्यों ना हो वो कुछ समय सोचने के लिए मजबूर तो हो ही जाएगा। और दूसरी बात, ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जो थी वो ये आ गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति आ गई थी, क्योंकि उसी समय 1939 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि जो तैयार हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया के देश एक तरह से महासंग्राम में जूझ रहे थे। ब्रिटेन को ये लगा कि अगर हम भारत की इस मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो संभवतः हमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जो अवहेलना होगी या भारत जो हमारे विपक्ष में काम कर रहा है इसकी परिणति हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में न भुगतना पड़ जाए। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार अपनी राजनीतिक कूटनीतिक चाल का प्रयोग करते हुए 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेज दिया, और अगस्त प्रस्ताव भेज करके वो क्या किया, भारतीयों के मनोबल को एक तरह से कूटनीतिक रवैये में बदलने की कोशिश किया। और निसंदेह इसमें कोई बात दो राय नहीं है, वो तब्दील करने में पूरी तरह से वो उसने पारंगतता को पा ही लिया। 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था इसमें ब्रिटिश सरकार इनडायरेक्टली रूप से अप्रत्यक्ष रूप से तैयार हो गया भारतीयों के मांग को पूरा करने के लिए। और भारतीयों की मांग क्या थी, संविधान का निर्माण कर दो भैया। यानी कि ब्रिटिश सरकार कहा कि ठीक है हम आपके मांग को स्वीकार करेंगे, लेकिन ये अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह रहा, मांग और जोरों पे चल रहा था। और जोरों पे मांग चलने के वजह से ही 1942 का वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार भारत में एक और बड़ा दल भेज रहा है, क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था तो ब्रिटिश सरकार को तो ये लग गया कि अब भारतीय मानने वाले नहीं हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रही थी उसमें ब्रिटेन की ऐसे ही पूरी एक तरह से दिल की दौरा की स्थिति तो बनी हुई थी। यही कारण है कि 1942 के क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार अब प्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति समाप्त होती है हम भारतीयों को संविधान सभा यानी संविधान बनाने का मौका देंगे, यानी संविधान सभा के मांग की बातों को ब्रिटिश सरकार स्वीकार कर ले। 1942 के आसपास ब्रिटिश सरकार इस बात को जब कह चुकी थी तो 1945 के आसपास देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है और 1946 में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार चल रही थी चर्चिल की वो गिर जाती है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है जिसके प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली। अब ब्रिटिश सरकार जब क्लीमेंट एटली बने तो चूंकि ब्रिटेन ने तो इस बात को पहले ही साबित कर चुका था कह करके कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति समाप्त होगा हम भारतीयों को संविधान बनाने का अवसर देंगे। अब ब्रिटेन को संविधान बनाने के लिए भारतीयों को अवसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश सरकार हर परिस्थिति में अपन दमनकारी नीतियों का प्रयोग करेगी। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री की जब सीरीज में हम इस बात को अगर चर्चा करें तो इसको और बढ़िया से हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम स्पेशल आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, इसलिए पॉलिटी की एक तरह से खाका तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को विशेष करके पढ़ना संविधान बना कैसे, संविधान का निर्माण देखना। 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 46 में जब सरकार बनी तो याद रखिएगा क्लीमेंट एटली जो थे वो भारत में क्या कर रहे हैं, अब दोबारा एक और दल भेज रहे हैं। और वो जो दल चल के आया था, जो मिशन आया था वो था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो था ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय निकाय था और इसमें 3 सदस्य जो थे वो थे एक सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। और ये कैबिनेट मिशन जब आया तो इसने बढ़िया से जायजा लिया, जांच पड़ताल किया और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और अपने रिपोर्ट में उसने 2 बात कहा था। पहला बात तो ये कहा कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होना आवश्यक है। अंतरिम सरकार यानी कि अस्थायी सरकार की बात किया था। और इस अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष के रूप में उस समय थे, अध्यक्ष यहाँ लिख लीजिएगा आप, अध्यक्ष जो थे वो थे माउंट बेटन थे, वो माउंट बेटन थे। और इसकी उपाध्यक्षता जो किए थे, इसकी उपाध्यक्षता का काम जो किए थे वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, जवाहरलाल नेहरू जी किए थे, इसकी उपाध्यक्ष था।
यानी कि कैबिनेट मिशन जब आता है तो वो दो बातें कहता है, एक अंतरिम सरकार की बात किया था और दूसरा क्या कर रहा है, संविधान सभा का निर्माण की बात कर रहा है। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इस अंतरिम सरकार में एक बात और आप नोट करते चलिएगा, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के माध्यम से शासित किया जाता था। 1935 के अधिनियम से ये शासित होता था, जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। हम आपको बता क्या रहे, हम आपकी दूसरी सीरीज पे आ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊंगा, ये 1945 तक चलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर संविधान सभा का गठन हो कैसे रहा। मैं इस मुद्दे पे आपको लेकर के आया हूँ, संविधान सभा का गठन हो कैसे रहा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। पृष्ठभूमि मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो संविधान सभा के गठन में ही मैं आपको ये बताया कि जब वहाँ इटली की सरकार बनी थी तो क्लीमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन भेजे थे, और जो कैबिनेट मिशन आया था ये 3 सदस्यीय निकाय था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इसमें थे। इसने अपना रिपोर्ट जो पेश किया वो दो बातों पर बल दिया था, अंतरिम सरकार के गठन की और संविधान सभा संविधान सभा की बात किया था, संविधान सभा के निर्माण की बात किया था। अंतरिम सरकार का मैंने आपको अध्यक्ष बता दिया, माउंटबेटन थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये अंतरिम सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से शासित होता था। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय देश का जो संविधान था उसके निर्माण में सबसे ज़्यादा रोल अदा करने का जो काम किया था वो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा द्वारा किया गया था। ये वही कैबिनेट मिशन है क्लीमेंट इटली के द्वारा जिसने अपना रिपोर्ट पेश किया, और इसके रिपोर्ट को ही ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 निर्धारित की गई थी। और यही 389 मेंबर्स हैं जो समय और परिस्थिति के हिसाब से इसमें चेंजेस तो देखा गया है सदस्यों में, लेकिन ये वही मेंबर हैं जो भारत जैसे देश के लिए एक पवित्र दस्तावेज, एक पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान का निर्माण किए, यानी कि संविधान के नीति निर्माता थे, नीति नियंता के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये 389 जो मेंबर थे, ये 389 मेंबर कहाँ से आए, 389 मेंबर्स कहाँ से आए, इनका चुनाव कैसे किया गया, चुनाव किया गया या मनोनयन किया गया, और फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर ये लोग आए तो किस तरह से अपने कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से आगे संचालित करने की कोशिश की। उन समस्त मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो 389 जो मेंबर थे अगर देखा जाए तो 389 मेंबर कहाँ से आए हैं इसको यहाँ नोट करते चलिएगा। 389 जो मेंबर्स थे हमारे संविधान सभा के, ये दो जगहों से आए हैं। ये दो जगहों से चार्ट आप हमारे साथ बनाते चलिएगा, फिगर हमारे साथ बनाते चलिएगा और यहीं से आप कवर करिएगा। पहला जो था, पहला इसमें जो कहा गया था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से आएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो देसी रियासतों से आएंगे। वो कितने होंगे, कैसे होंगे, अभी मैं सारी बात आपको चार्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ब्रिटिश भारत क्षेत्र से कुछ सदस्यों को कहा गया कि आप ब्रिटिश, कुछ सदस्यों को ब्रिटिश भारत से कहा गया, भारत से आएंगे, और कुछ कहाँ से आएंगे, रजवाड़े जो थे, जो राजघराने थे, जो देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों के माध्यम से कुछ सदस्यों को लाया गया जो हमारे संविधान सभा में अहम भूमिका निभाने का काम किए। ब्रिटिश भारत से जो मेंबर आने की बात चला था, कहा गया था कि यहाँ से जो सदस्य आएंगे वो निर्वाचित होकर आएंगे, यानी कि उनका निर्वाचन होगा, और यहाँ से कहा गया कि जो सदस्य आएंगे वो मनोनीत होंगे, यानी उनका मनोनयन होगा। जो निर्वाचित सदस्य होंगे ये भी दो माध्यम से, यानी ब्रिटिश भारत जो होगा ये भी दो रूपों में, दो जगहों से आएंगे, क्योंकि ब्रिटिश भारत क्षेत्र जैसे आज हमारा भारत देश है, कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे उस समय ब्रिटिश भारत भी एक तरह से दो वर्गों में विभक्त था, एक प्रांतों में यानी राज्यों में और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में था। तो ये भी यहाँ भी बंटवारा देखा गया, यानी कि प्रांतों से कुछ लोग प्रांतों से आएंगे और कुछ लोग कहाँ से आएंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। ये प्रांत उस समय अगर देखा जाए तो टोटल 11 प्रांत थे, और चीफ कमिश्नरी की अगर बात किया जाए तो उस समय 4 चीफ कमिश्नरियाँ थीं। ये प्रांत जो 11 प्रांत से मेंबर चल के आए थे वो कितने मेंबर आएंगे, तो 389 मेंबर्स में अगर देखा जाए तो 292 यानी कि 292 जो सदस्य थे वो राज्यों से निर्वाचित होके गए। 292 सदस्य कहाँ से जाते हैं, तो कहिएगा राज्यों से जाते हैं।
और 4 मैंने आपको बताया चीफ कमिश्नरी से जाते गए, तो 4 चीफ कमिश्नरी उस समय कौन कौन थी इसको भी यहीं नोट कर लीजिएगा। एक तो दिल्ली था, दूसरा जो था वो अजमेर था, तीसरा जो था वो कुर्ग था, और चौथा जो था वो बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान था। ये 4 चीफ कमिश्नरियाँ थे। यानी कि 292 मेंबर कहाँ से जा रहे हैं, तो कहेंगे 292 मेंबर जो थे वो 292 मेंबर प्रांत से जा रहे हैं, और 4 मेंबर कहाँ से जा रहे हैं, तो हम कहेंगे 4 मेंबर कहाँ से जाएंगे, तो वो चीफ कमिश्नरी से जाएंगे। यहाँ नोट कर लीजिएगा इसे, 292 आ रहे हैं प्रांत से, और 4 कहाँ से आ रहे हैं, ये चीफ कमिश्नरी से आ रहे हैं। हो जाएंगे कितने टोटल, 296। यानी 389 का 296 पार्ट क्या था, 296 सदस्य कहाँ से गए, तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत क्षेत्र से गए हैं। बचे हुए 389 के जो सदस्य थे, जाहिर सी बात है वो सदस्य कहाँ से जाएंगे, तो आपको याद रखना है वो देसी रियासत से गए थे। यानी देसी रियासतों से जाने वाले जो मनोनीत प्रतिनिधि थे वो टोटल 93 प्रतिनिधि थे, 93 सदस्य थे। यानी कि 93 सदस्य आप यहाँ लिख लीजिएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 296 प्लस 93 यानी यही टोटल लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, हमारे देश के संविधान सभा में बैठेंगे। ये 389 मेंबर जो थे, ये 389 मेंबर की तो बात हो गई कि आप इन क्षेत्रों से जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो निर्वाचित होंगे, मनोनीत की तो बात समझ में आ रही है कि इनका मनोनयन कर लिया गया, लेकिन जो निर्वाचित होंगे ये निर्वाचित कैसे होंगे? क्या जाति के आधार पे होंगे, धर्म के आधार पे होंगे, लिंग के आधार पे होंगे? कौन सा ऐसा पैमाना होगा जो ये तय करेगा कि ये यही शख्स हैं जो भारतीय संविधान सभा में बैठ करके हमारे देश के संविधान का निर्माण करेंगे? ये तय करना आवश्यक था। उसके लिए भी निर्धारित किया गया कि आखिर ये 296 जो सदस्य होंगे ये कहाँ से जाएंगे। इसके लिए ये कहा गया 296 सदस्यों के बारे में, ये जितने सारे सदस्य थे, कहा गया ये सारे सदस्य जो होंगे इनका निर्वाचन होगा। और निर्वाचन में ये कहा गया कि 296 का जो एक प्रतिनिधि होगा वो 10 लाख की जनसंख्या पे चुन के जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा, ये बात कहा गया। और ये जो प्रतिनिधि होंगे ये कहाँ से आएंगे, इनका चुनाव कैसे होगा, तो इनका चुनाव जो होगा वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होगा, राज्य विधानसभाओं के द्वारा होगा। और तो और आपको ये भी याद रखना है कि इनका चुनाव जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाएगा। और चुनाव की जो प्रणाली होगी वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणी मत होगा। इस तरह से देखा जाए तो 10 लाख की आबादी पे प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाला अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणी मत के अनुसार एक संविधान सभा के एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया गया। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है, जब मैं राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाऊंगा और स्पेशल आपको संविधान का अनुच्छेद जब 55 पढ़ाऊंगा, 54-55 जब पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणी मत क्या होता है। वहाँ मैं सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हमने आपको यहाँ तक बात बताया कि इनका चुनाव तो हो गया, इनका चुनाव होने की कौन कौन से निर्वाचन होने की पद्धति है ये तो बता दिया गया कि इस तरह से इनका चुनाव कराया जाएगा। अब ये हुआ कि अब चुनाव करा ही दिया जाए, क्योंकि संविधान सभा को तैनात करके देश के लिए संविधान बनाना बहुत जरूरी था। तो चुनाव भी कराया गया। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव कराया गया और टोटल 296 सदस्यों का चुनाव, 296 सीट पे चुनाव चला था। इस 296 जो सदस्य चुनाव लड़े थे, इस 296 सदस्यों में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक सीट कह सकते हैं, जो प्राप्त करने वाला दल था, पार्टी था, वो था कांग्रेस। और ये सीट निकाला था 296 का 208 सीट अकेले कांग्रेस ला करके समझिए विजयी घोषित हुआ था। एक तरह से मतलब अपना बहुमत साबित किया था, अपना दबदबा बनाने का काम किया था। और इस 296 का जो 73 प्रतिनिधि थे ये मुस्लिम लीग से आए थे, और बाकी बचे जो 15 सीट थी, इस 15 सीट पे निर्दल प्रत्याशी आए थे और कुछ छोटी छोटी पार्टियां आई थी, जैसे किसान पार्टी इत्यादि, ऐसे छोटी छोटी पार्टियां चली आई थी। इस प्रकार देखा जाए
तो संविधान सभा में जाने वाले जो हमारे मेंबर्स थे 1946 में इनका चुनाव हो जाता है, अपना सीट लेकर के आ जाते हैं। चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद वाली बात नहीं किया गया था। संविधान सभा में देखा जाए तो लगभग लगभग सभी वर्ग और सभी जाति लिंग के लोगों को आधार दिया गया था, अधिकार दिया गया था उसमें एंट्री करने का। यानी कि संविधान सभा में कोई ये नहीं था कि इस जाति, इस धर्म, इस मजहब के लोग आएंगे या इस लिंग के लोग आएंगे, इस लिंग के लोग नहीं आएंगे, ऐसी कोई अवधारणा लगभग नहीं थी। तो अगर देखा जाए संविधान सभा में सभी वर्ग लगभग लगभग समाहित थे, चाहे सामान्य हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये सभी लोग थे। और यहीं आपको ये भी बात याद रखना है, अगर लिंग के आधार पर देखा जाए तो पुरुष तो थे ही थे, लेकिन इसमें महिलाओं को भी एंट्री की दिया गया था। और लगभग लगभग 15 महिलाओं ने हमारे देश के पवित्र ग्रंथ संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। देश का संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनका तो चुनाव हो गया। चुनाव कराया किस लिए गया था? चुनाव कराया ही इसलिए गया था कि ये लोग हमारे देश के संविधान को तैनात करें, तैयार करें। ऐसा नहीं था कि निर्वाचन हो गया, जीत गए, उनको पैसा दिया जाएगा और घर बैठ के वो बढ़िया से हलवा पूड़ी खाएंगे, इसलिए तो था नहीं। उन लोगों का काम था देश के लिए संविधान का निर्माण करना। सवाल ये उठा कि अगर ये लोग संविधान का निर्माण करेंगे तो एक कोई निश्चित जगह होना चाहिए। अगर 4-10 लोगों की समूह बैठक कराई जाती है तो 2-4-10 लोगों के समूह की बैठक का एक निश्चित स्थान ढूंढा जाता है, निश्चित समय ढूंढा जाता है, तमाम सारे उसमें मुद्दे फेंक दिए जाते हैं, सब लोगों का विचार लिया जाता है और जब सबकी विचार पट जाती है तब उस बात को डन कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे संविधान लिखने वालों ने भी किया था। और पहली बार जब निर्वाचन हो गया तो पहली बार जो इन लोगों का बैठक करवाया गया कि भैया आइए अब आप लोग बैठक करिए, अब संविधान को लिखा जाए, बनाया जाए, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, सब मुद्दों पे बातचीत किया जाए। क्योंकि भारत में तमाम सारे डाइवर्सिटी दिखाई देता है, तमाम सारी जाति, धर्म, लिंग के लोग रहते हैं। तो इस बैठक के बारे में अगर देखा जाए तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, पहला बैठक, ये बैठक चला था 9 दिसंबर 1946 को। डेट आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा से संबद्ध रखता है। और ये 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक चली थी, ये कहाँ चली थी? ये केंद्रीय कक्ष, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, या आज हम कह सकते हैं संसद भवन, जो दिल्ली में है, यहाँ पे बैठक कराया गया। अस्थायी रूप से तो कोई अध्यक्ष था नहीं उस समय। अस्थायी रूप से सबसे ज्यादा उम्र के थे जो व्यक्ति उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे उसमें। उनको अस्थायी रूप से कहा गया कि तब तक आप अध्यक्षता करिए, बाद में सदस्य अपना अध्यक्ष का निर्वाचन कर लेंगे, क्योंकि अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी सभा, कोई भी संगठन का संचालन आप कर रहे हो, नेतृत्व तो करता ही नहीं है उसमें, तो जिसको जो मर्जी आएगा वो करता चला जाएगा और वो काम जो होगा वो कोई तार्किकता का नहीं हो सकता। अगर हम लोग देखें, हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में ही, तो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, तमाम सारे बच्चे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे आक्रामक टाइप होते हैं और कुछ बच्चे बड़े सुशील टाइप होते हैं, कुछ लोग शर्मीले टाइप होते हैं, अपनी हर बातों को टीचर तक पहुंचाने में उनको समस्या होती है। क्लास में समस्या को झेल लेंगे लेकिन टीचर तक बात को नहीं दे पाते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ शर्माते हैं, कुछ सभ्यता का प्रतीक चिन्ह बनते रहते हैं। इसलिए क्लास में एक मॉनिटर बना दिया जाता है, भैया तुमसे सारे लोग बात कहेंगे और तुम बातों को ले जाके अध्यापक तक पहुंचाना और वहाँ की जो समस्या से समाधान किया जाएगा उस समाधान को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करना। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हुआ। संविधान सभा की जो बैठक चल रही है, इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त कर दिया गया। यहाँ सबसे रोचकता वाली बात ये हम लोगों को याद रखना है कि पहली बैठक जब चली थी तो यहाँ पे देसी रियासत और मुस्लिम लीग के लोगों ने कुछ स्तर तक नाराजगी जताई थी और ये भागीदारी नहीं लिए थे। शामिल होने वाले जो सदस्य थे पहला बैठक में, जो 296 सदस्य प्लस 93 जो थे, यानी 389 जो थे लोग, उसमें से केवल और केवल 211 प्रतिनिधि ही शामिल हुए थे पहली बैठक में। पहली बैठक के बाद अस्थायी अध्यक्ष को लाना बहुत जरूरी था, तो दूसरी बैठक कराना तो अति आवश्यक है। दूसरी बैठक जो हमारे संविधान सभा की चली थी वो चला था 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें सबसे पहला मुख्य काम ये किया गया था
कि अध्यक्ष का भैया चुनाव कर लिया जाए, क्योंकि अध्यक्ष नहीं रहेगा, अस्थायी तौर पे अगर कोई अध्यक्ष रहता है, संविधान सभा बन रहा है, इतना ज़्यादा इसमें मतभेद स्थिति को लेकर चला जा रहा है, तो कोई किसी की बात सुनने वाला है नहीं। और इस तरह से हम लोग संविधान कम समय में नहीं बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, मतभेद होगा, और मतभेद की स्थिति में हो सकता है कि लोगों की रोचकता भी समाप्त हो जाए, कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां कोई भी मोड़ ले सकती हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अस्थायी तौर पे एक अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और जो हमारे संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनने का काम किए थे पहला, वो अस्थायी रूप से वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको भारत देश का पहला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। तो ये जो थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए, और ये भी बैठक जो चली थी वो नई दिल्ली में ही चली थी, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में ही। उपाध्यक्ष आप याद रखिएगा संविधान सभा के, क्योंकि पीसीएस में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, एचसी मुखर्जी उपाध्यक्षता किए थे, फिर आगे चल के बीटी कृष्णमचारी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था संविधान सभा की उपाध्यक्षता करने का। संविधान सभा की दूसरी बैठक के बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, और ये बैठक 13 दिसंबर 1946 को संपन्न कराई गई। 13 दिसंबर 1946 को संपन्न संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किए थे, और वो प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 मुद्दे थे, 8 बिंदु थी, 8 बातों पे चर्चा करने के लिए उन्होंने संविधान सभा में एक प्रस्ताव फेंक दिया, और उस पर हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो चर्चा किए, काफ़ी ज़्यादा उस पर विचार विमर्श किए, और तमाम सारे विचार विमर्श करने के बाद हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने उसको समर्थन देने का काम किया था 22 जनवरी 1947 को। और जैसे हमारे देश का संविधान बन के तैनात हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को जा कर के हमारे उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना के रूप में था उसको संविधान में अंगीकृत कर लिया गया। यानी कि तीसरी बैठक जो चल रही है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखे जिसमें टोटल 8 मुद्दे समाहित थे। संविधान सभा उस पर अपनी सहमति जताई, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर ले, यानी कि डन बोल दिया, और 26 नवंबर 1949 को जब हमारे देश का संविधान कंप्लीट रूप से तैयार हो गया, तो उसी दिन उसको भी उसमें शामिल कर दिया गया। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे चल करके हमारे भारतीय संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है, जिसको हम उद्देश्य का प्रस्तावना या प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी चर्चित सवाल के रूप में भी पूछा जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं, अभी तो ये काम काज सब चल ही रहा है, तीसरी बैठक हुई, एक ऐसे ही प्रावधान चलता चला गया, लेकिन इसी बीच भारत देश में एक अजीबोगरीब घटना घटित हो गई। और वो घटना क्या थी, अभी संविधान सभा की सारी बातें चली रही है, ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपनी वास्तविक चेहरा जाते जाते दिखाई दिया। और उसकी वास्तविकता क्या थी, उसकी वास्तविकता यही थी, बांटो और राज करो वाली नीति। जब देखा वो नालायक कुछ नहीं कर पाया, तो सोचा क्यों न मुल्क का बंटवारा ही कर दें, ऐसा कुछ यहाँ पे रोड़ा फेंक दो कि सब उसमें तानाशाही के जंजीर में जकड़ जाएं, और एक ऐसा विस्फोट करें जिससे हमारी वर्चस्व भी स्थापित रहे। लेकिन ब्रिटेन की जो लालच भरी ये बातें थी वो सफल नहीं हुआ। हाँ, ब्रिटेन इतना जरूर सफल हुआ कि भारत को विभाजित करवा ही दिया, और भारत से ही एक अलग राष्ट्र, एक अलग मुल्क का उदय हुआ, पाकिस्तान का। यानी 1947 में देखा जाए तो जैसे भारत पाक विभाजन हो रहा, ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम पारित किया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर भारत देश से एक और मुल्क का बंटवारा हो गया तो जाहिर सी बात है कुछ भौगोलिक सीमाएं उसके अंडर में जाएंगी, और अगर कुछ भौगोलिक सीमाएं उसके अंडर में जाती हैं तो वहाँ के कुछ प्रतिनिधि, कुछ जनसंख्या भी उसके साथ चली जाएगी। और जनसंख्या प्रतिनिधि अगर चली जाती है तो हमारे संविधान सभा में था कौन, भौगोलिक क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधि ही थे 10 लाख की जनसंख्या पे। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही निकल रहा है ना कि अगर देश का विभाजन हो रहा है तो संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा थी वहाँ सदस्यों का भी प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे यहाँ से हम लोग तीसरी भाग के रूप में देखेंगे, ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, ये हमारे देश के संविधान को कंप्लीटली बना के तैनात कर देगा। ये संविधान को बना के कंप्लीटली तैनात करेगा
यानी कि मैं आपको जो बता रहा था यहाँ पे कि पृष्ठभूमि बताएंगे, ये बताया मैंने, संविधान सभा का गठन मैंने बताया, प्रक्रिया चल ही रहा था। अगर ब्रिटेन के द्वारा विभाजन वाली बात नहीं हुई होती तो हम यहीं पढ़ के इसको बना के तैनात कर दिए होते, लेकिन हो गई। तो हम एक नए मुद्दे की तरफ चलते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तरफ। अब मैं आपको तीसरी पीढ़ी के बारे में बातचीत करता हूँ कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित कौन कौन सी ऐसी पहलू आते हैं। तो याद रखिएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात ये ध्यान देना है, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि इस 1947 के अधिनियम के माध्यम से हमारे देश में कह सकते हैं या संविधान सभा में कह सकते हैं, अमूल चूक परिवर्तन जो हुए थे वो महत्वपूर्ण रूप से 3 महत्वपूर्ण अमूल चूक परिवर्तन देखेगा। 1947 का जो अधिनियम था वो 3 मूल चूक परिवर्तन क्या क्या किया था जो ब्रिटेन संसद ने पारित किया था, जरा इसको हम लोग देखते हैं। पहली बात ये था कि जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारा संविधान सभा था, जो संविधान सभा का गठन किया गया था, जो संविधान का निर्माण कर रहा था, उसको एक संप्रभु निकाय बना दिया गया। ये अच्छी बात है। संप्रभु निकाय का मतलब, अब संविधान सभा किसी की सुनने वाली नहीं है, किसी के अंडर में काम करने वाली नहीं है। संप्रभुता का मतलब यही होता है, संप्रभु सभा का मतलब कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मुल्क को कह लीजिए स्वयं अपने नीतियों का निर्माण करे और स्वयं अपने ऊपर लागू करे। वो किसी विदेशी राष्ट्र या किसी अन्य के गुलामी जंजीर में जकड़ करके अपने नीतियों को ना तो बनाए और ना ही लागू करे। अगर इससे हट करके स्वतंत्र रूप से काम करता है तो संप्रभु राष्ट्र माना जाता है। जैसे आज हमारा भारत देश है, पहले औपनिवेशिक शासनकाल में जीता था, ब्रिटेन उपनिवेशवाद नीति चलाती थी, ब्रिटेन की महारानी तय करती थी कि भारत में क्या होगा, सांस लेना है भारत के लोगों को, और तय करती थी ब्रिटेन की महारानी कि तुमको एक दिन में कितनी सांस लेने की जरूरत है। ये व्यवस्था जो है ये एक गुलाम या दास राष्ट्र के अंडर होता है, ये गुलाम एक उपनिवेशवाद नीति। लेकिन जब वही राष्ट्र अपने सांस लेने की मर्जी खुद से लेना शुरू करे तो कहा जाएगा कि वो संप्रभु राष्ट्र हो गया। मतलब खुद नियम बनाएगा, खुद शासित होगा, यानी कि वो किसी की बाह्य क्षेत्रों के दबाव में काम नहीं करेगा। तो हमारी संविधान सभा भी क्या हो गया, एक संप्रभु सभा के रूप में आ गया। अब हम लोग स्वतंत्र हो गई हमारी संविधान सभा, अब कोई समस्या की बात नहीं है, अब अपने मर्जी से काम करेगा, अपने हित के लिए, अपने लोगों को जान के समझ के किस तरह की चीजें उनको चाहिए, सब नीति और नियम अपने मुताबिक बनाएगा, जिससे हमारे देश की जनता को किसी तरह की समस्या ना हो, ना तो किसी राष्ट्र, किसी जाति धर्म के लोगों को। दूसरी परिवर्तन क्या देखा गया, जो हमारी संविधान सभा था वो स्वतंत्र भारत का पहला संसद बन गया। अभी तक संविधान सभा जो था वो केवल संविधान बनाने का काम करता था, लेकिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ये तय कर दिया कि अब संविधान सभा, मतलब ये वो तय नहीं कर रहा, अब ये तय हो गया कि अब संविधान सभा केवल संविधान नहीं बनाएगा बल्कि देश के लिए कानून भी बनाएगा। कानून का निर्माण करने वाला विधायिका का एक अंग बन गया, विधायिका ही बन गया, यानी कि संसद का रोल अदा करने का काम हमारी संविधान सभा करने लगा। यानी कि संविधान सभा अब 2 काम कर रहा है, पहला संविधान को बनाएगा। तो जब संविधान सभा संविधान बनाने का काम करता था तो उस समय जो अध्यक्षता करते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, लेकिन वही संविधान सभा जब कानून निर्माण का काम करता था, जब विधायिका के हैसियत से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता था, तब उसकी अध्यक्षता जेबी मावलंकर करते थे। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, संविधान सभा के रूप में संविधान सभा की अध्यक्षता कौन की है, याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। और संविधान सभा विधायिका और संसद के रूप में जब संविधान सभा कार्य करता था तो अध्यक्षता कौन करते थे, जेबी मावलंकर करते थे। तीसरी परिवर्तन क्या थे, 1947 का अधिनियम ने 2 परिवर्तन मैंने बताया, संविधान संप्रभु सभा बना, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बने। तीसरा ये था कि संविधान सभा जो था उस संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 हो गए। जाहिर सी बात है भाई, अगर भारत से एक नए मुल्क का निर्माण किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, भूभाग का हस्तांतरण होगा, लोगों का हस्तांतरण होगा और वहाँ के सदस्यों का भी हस्तांतरण हो सकता है। तो नए रूप से हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से चुनाव करके संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। और ये संविधान सभा जो बनी यही हमारे भारतीय संविधान का अंतिम रूप देने का काम की थी।
229 जो सदस्य थे, 299 जो सदस्य थे, 299 जो सदस्य थे, इसमें 229 सदस्य फिर ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के चुनाव के माध्यम से आ रहे हैं, और 70 सदस्य जो थे वो देसी रियासत से मनोनीत थे। ये यहाँ पे एक चीज और आपको नोट करना है, थोड़ा सा मुद्दे से आपको हटा रहे हैं, एक चीज और नोट करना है, और वो चीज ये है कि सपोज करिए अगर ये हमारा भारत देश है, सपोज करिए ये हमारा भारत देश है, तो जो ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा था, जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा था, यहाँ से चुनाव जीत के गए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। पूर्वी बंगाल से, पूर्वी बंगाल अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, तो ये वाली जो हिस्से से थे, पूर्वी बंगाल वाले हिस्से से, यहाँ से थे कौन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, यहीं से चुन के संविधान सभा में गए थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ये वाला हिस्सा जैसे निकल गया, तो बाबा साहब का भी जो क्षेत्र था वो चला गया। इसका मतलब बाबा साहब तो अब संविधान सभा में सदस्य रहेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस भौगोलिक सीमा के थे वो तो पाकिस्तान एरिया में चला गया। तो कहा गया कि बाबा साहब इतने बड़े प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व करने वाले हैं, एक बड़े आंदोलन के से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, बड़े समाज वर्गों से के नेतृत्वकर्ता के रूप में आने वाले हैं, इनको स्थान देना चाहिए। तो इनको स्थान देने के लिए इधर आप आइएगा महाराष्ट्र क्षेत्रों में, यहाँ में पुणे का जो सीट था, पूना का, इस पूना के सीट को खाली करवाया गया, और वहां से बाबा साहब जी को लेकर गए लोग, और दोबारा बाबा साहब गए। इसलिए सवाल कभी कभी पूछता है, तो बाबा साहब को याद रखेगा पहली बार जब संविधान का वो सदस्य बन के गए थे तो पूर्वी बंगाल से गए थे, लेकिन विभाजन के बाद वो पश्चिमी पाकिस्तान में जाने की वजह से उनको दोबारा पूना से लेकर के जाया गया, यहाँ से पूना से गए, यहीं से वो सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देश के पवित्र दस्तावेज यानी कि संविधान में अपना अहम भूमिका निभाए। तो यहाँ आप देख लीजिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, यहाँ एक बात आपको यहाँ नोट कर लीजिएगा कि अम्बेडकर जी जो थे संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से निर्वाचित होके जा रहे हैं, जीते थे, और बाद में इन्हें पूना का सदस्य पूना से बना दिया गया। यहाँ तक की बात रही। अब हम लोग देखते हैं कि इस संविधान को बनाने में बहुत सारी समितियों ने अपनी रोल अदा की थी, क्योंकि संविधान सभा हमने देख लिया, पृष्ठभूमि देख लिया, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, पृष्ठभूमि के बाद मैंने आपको ये बता दिया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम में मैंने आपको 3 बात बता दिया, तीनों बात मैंने आपको नोट करा, संप्रभु सभा बन गया, फिर मैंने बता दिया यहाँ पे संसद का रोल अदा करने लगा संविधान सभा के साथ साथ, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सदस्यों पे प्रभाव पड़ गया, तीनों रोल मैंने बता दिया। अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बाद कि संविधान को बनाने में ऐसा नहीं था कि जिसको मर्जी जहाँ बैठे और जिसको मर्जी जो आए वो ऐसे दे दे या कर दे, हो गया। जितने सदस्य थे, इन देश के सदस्यों को क्या किया गया, दुनिया के लगभग 60 देशों में भेजा गया। ये 60 देश के संविधान को खंगाले, पढ़े, समझे। ऐसा नहीं था कि जो गया कहीं गया तो कुछ भी पढ़ के चला आया। उसके लिए ये कहा गया कि समिति बनाया जा, हर समिति का एक मुखिया बनाया जा, उसके अंदर में कुछ सदस्य रखा जा, और किसी व्यक्ति को अगर किसी देश के संविधान को हम भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ वहां से लाने के लिए, तो वो केवल उसी मुद्दे पे काम करेगा जिस समिति से वो ताल्लुकात रखता है। नहीं तो पता चला 60 देश में गए लोग, 60 लोग वही मुद्दा लेके आए, एक ही मुद्दा पे सब लोग चर्चा करें, हो सकता संजोग ऐसा हो, तो 60 साल लग जाता संविधान को बनाना। इसलिए समिति बनाया गया। अब हम लोग देखेंगे समितियों के बारे में, और ये समिति के सदस्य थे दुनिया के संविधानों को गहनता पूर्वक पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद लगभग 10 देश के संविधान का प्रयोग करते हुए हमारे भारतीय संविधान में तत्वों को समाहित किया गया। तो हम लोग अब देखते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में, कौन कौन सी समिति थी, और उसमें सबसे मुख्य रोल अदा करने का जो काम किया था समिति, वो था प्रारूप समिति, जिस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके गठन पे अगर बातचीत किया जाए तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किए थे। प्रारूप समिति की अध्यक्षता यही किए थे, बाबा साहब जी किए थे, और इसमें सदस्य जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के टोटल 7 होंगे, वैसे सदस्य देखा जाए तो 6 ही थे, यानी अध्यक्ष प्लस सदस्य मिलाकर के 7 थे। तो यहाँ से सदस्यों पे भी सवाल अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन कौन से सदस्य थे, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
एक के.एम. मुंशी थे, एम. गोपाला स्वामी आयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्तल थे और डी.पी. खेतान थे। ये लास्ट के जो दो लोग थे, ये तो त्यागपत्र दे दे रहे हैं, हट जा रहे हैं। इनके जगह पे आए हैं एन. माधवराव और 1948 में ये इनका देहावसान हो जाता है और इनके जगह पे आते हैं टी.टी. कृष्णमचारी आते हैं। टी.टी. कृष्णमचारी आते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो टोटल 7 व्यक्तियों ने रोल अदा किया है प्रारूप समिति में, लेकिन थे 9 लोगों ने रोल अदा किया है, लेकिन थे 7 ही, क्योंकि 2 का जगह खाली हुआ तब 2 ने उनका जगह लिया है 7 ही, लेकिन रोल अदा करने का काम 9 ने किया। ये बात 9 लोगों का आप याद रखिएगा। दूसरी समिति हम लोग देखते हैं संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए जो गठित समिति थी, ये कामकाज करती थी, इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। प्रांतीय संविधान सभा की समिति की जो अध्यक्षता किए थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की जो अध्यक्षता किए थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। कच्चा प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता किए थे वो बेनेगल नरसिंह राव, या कह सकते हैं बहुत चर्चित नाम इनका दिया जाता है, बी.एन. राव जी थे। इसके अलावा समितियों के बारे में अगर देखा जाए, इसके अलावा तो कार्य संचालन समिति की जो अध्यक्षता करने का काम किए थे वो के.एम. मुंशी किए थे। 2 समितियां आती है, एक कार्य संचालन समिति और एक संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता जो किए थे वो के.एम. मुंशी जी किए थे। वहीं पे संचालन समिति की अध्यक्षता करने का जो काम किए थे वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। तो ये बात आपको याद रखना है। प्रक्रिया और नियम समिति की भी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। इसके अलावा एक समिति आती है जो छोटे छोटे किताब अगर आप पढ़ेंगे वनडे टाइप का, या कुछ जगहों पे ऐसा बताया भी गया है झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में, वो कुछ विवादित तथ्य हैं। यहाँ आप किसी से डिबेट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को सरल बनाने के लिए ये जानकारी केवल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर किसी से बहस करने लगे और अपने आप को तीर खान बनने लगे कि हम ही दादा हैं पढ़ाई के, ऐसा मत करिएगा। यहाँ आपको केवल और केवल जानकारी से मतलब है, क्योंकि इस पे आयोग ने स्पष्ट रूप से पुष्टि किया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में जो जेबी कृपलानी जो आते हैं वो ना तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे और ना ही झंडा समिति के सदस्य थे, जो अक्सर एग्जाम में इधर किताबों में या तथ्यों के रूप में मार्केट में ऐसे घूमता रहता। तो आखिर झंडा समिति के सदस्य अध्यक्ष थे कौन? तो इसके 2 अध्यक्ष हम लोग देखेंगे, 2 अध्यक्ष देखेंगे। पहला तो ये देखेंगे जब कराची का अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन चल रहा था, ये कब की घटना है? 2 अप्रैल 1931 के। तो कराची का जब अधिवेशन चल रहा था 1931 में, इस समय भी झंडा समिति का गठन किया गया था और इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये इसके अध्यक्ष बने थे। क्योंकि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन चल रहा था, 1930 में फिर तिरंगा झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे फहराया था, पूर्ण स्वराज्य की मांग भी चली थी। 1931 में ये भी तय किया गया था 1930 में आगे चल करके कि 26 जनवरी को ही हम लोग अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो ये सारी मुद्दे पे बातचीत उसी समय चल गया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली जो चल रही थी कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो चल रहा था, जो 2 अप्रैल 1931 को, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये अपना रोल अदा करने का काम किया। और दूसरा अगर देखा जाए दूसरा एडहाक प्रथा तदर्थ झंडा समिति के रूप में था और वो संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा लाया गया था। यानी संविधान निर्मात्री परिषद ने जो झंडा समिति का गठन किया था वो था तदर्थ झंडा समिति, जो संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा था। और ये घटना घटित हुआ था 23 जून 1947 को। और याद रखिएगा इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहाँ एक बात आपको झंडा समिति से ही संबंधित नोटिस करने की जरूरत है, और वो याद करने की बात यह है कि जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था तो यहीं पे पहली बार एफआर जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, तो मूल अधिकारों की बातचीत सबसे पहले इसी अधिवेशन में चला था। ये कई बार आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि मौलिक अधिकार संबंधी मांग जो थी पहली बार वो कौन से अधिवेशन में था? कांग्रेस का कराची अधिवेशन। यह घटना कब घटित हुआ था? 1931 के आसपास। तो समितियों से संबंधित लगभग 10 समिति के बारे में मैंने आपको बता दिया, लगभग 10 समिति के बारे में आपको बताया।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो संविधान बन रहा था, इस संविधान सभा में संवैधानिक रूप से सलाहकार के रूप में जो नियुक्त किए गए थे वो थे बोनेगल नरसिंह राव या BN राव, जिनके बारे में कच्चा प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता किए थे वही संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। और ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में होने के नाते अगस्त 1947 के आसपास अगर देखा जाए तो संविधान सभा में एक प्रारूप बना करके इन्होंने पेश किया था। और जो प्रारूप बना के इन्होंने 1947 में पेश किया था संविधान सभा के समक्ष, उसी को आधार बना करके 29 अगस्त 1947 को जो हमारी संविधान सभा थी उसके द्वारा प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया, जिस प्रारूप समिति के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा अगस्त 1947 में पेश किया गया जो प्रारूप प्रस्ताव था, उसी का अंतिम रूप था प्रारूप समिति। 1948 में जाकर के जो प्रारूप समिति जो प्रस्तुत किया गया था, 1948 में जाकर के क्या हुआ, प्रारूप समिति पर 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब यहाँ है विचार विमर्श, यानी कि जितनी सारी बातें थी उन सारी बातों पे क्या हुआ, विचार विमर्श किया गया। अब विचार विमर्श जो चलेगा भाई, ये तो बहुत ही समस्या जनित था। समस्या जनित क्यों था? समस्या जनित इसलिए था क्योंकि सारे मुद्दों को इकट्ठा तो कर लिया गया, अब उसको फाइनल अंतिम रूप देना है। और अंतिम रूप देने के लिए लोग वहाँ बैठे रहेंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर 10 लोग बैठे हैं 10 तरह की बातें करेंगे और हर लोगों की जो विचारधाराएं होंगी वो अलग अलग होंगी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर विचारधाराएं अलग अलग होती हैं तो मतभेद की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल वही काम हमारे संविधान सभा में भी देखा गया। जो चल रहा था, जो इसमें वाचन चल रहा था, यहाँ पे जो 3 वाचन चला है, वो 3 वाचन में पहला वाचन जो चल रहा है वो चला था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन जब चला था तो ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चला। और तीसरा वाचन जो चला है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। यानी कि 4 नवंबर 1948 से लेकर के, यहाँ बात समझिएगा, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 26 नवंबर 1949 की वो समय था जिसके बीच हमारे संविधान सभा के पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा विचारधाराओं की मतभेदता आ गई कि वो स्वयं को ही भूल गए कि वो देश के संविधान निर्माता हैं या रोडों पे पकौड़े तलने वाले हैं। इस रवैये का पालन किए थे, यानी कि बर्बरता का पालन किए थे, अपने व्यवहार को बदल कर काम किए थे, पूरी जोशो जुनून में काम किए थे। यानी कि गुस्से में आके इंसान कौन कौन से काम कर देता है, वो सारे काम हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने आके किया विचारधाराओं की मतभेद में। और इन तमाम सारे विचारधाराओं की मतभेदता को पालन करते हुए, उससे सुलझते हुए 26 नवंबर 1949 को जाकर के हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हो जाता। यानी कि 26 नवंबर 1949 का वो समय था जब हमारे देश का पवित्र ग्रंथ या पवित्र दस्तावेज भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया। हम आपको ये बताते हैं, इससे मैंने आपको पढ़ाते समय अभी आपको बताया है कि इसमें हम आपको पृष्ठभूमि तो बताया, इसको मैंने आपको बताया, संविधान सभा का गठन बताया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो 3 बातें थी उसको मैंने बताया, समितियों से संबंधित मैंने आपको पूरी बातें बताया। अब छोटी सी बात है, वो है कि इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। अब एक लाइन वाली, अब समझने वाली बात नहीं है, अब करने वाली बात है। और उस पर 2-4 विचारक आएंगे जो कुछ अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। ये 2 बातें देख लेते, बस लाइन में लिखा रहेगा, इसको आपको रट्टा मारना है। समझाने वाली जितनी सारी बातें थी मैं पूरी समझा दिया, अब कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसको बस सरसरी निगाह से आप देखते हुए चलिएगा। मैं बोलते हुए चल रहा हूँ, सरसरी निगाह से देखते चलिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहली बात हम लोगों को ये देखना है कि हमारे देश का जो संविधान था कब बन के तैयार हुआ, तो आप कहिएगा 26 नवंबर 1949 को। सवाल के रूप में मैं बोलता जा रहा हूँ, आप ऐसे इसको नोट करते जाइएगा, कोई समझने वाली बात यहाँ अब नहीं है।
जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था, ये भी सवाल बनता है। तो कहिएगा कि लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में ये बात लिखा गया है, 394 में ये बात लिखा गया है कि 394 और प्लस 15 अनुच्छेद जो होंगे ये लागू किए जाएंगे। यानी कि ऑप्शन में आपको 16 अनुच्छेद मिलेगा, तो कभी घबराइएगा मत, 16 भी हो सकता है, क्योंकि 394 प्लस 15 अनुच्छेदों को लागू करने की बात लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 394 में। फिर संविधान जो है हमारा संपूर्ण संविधान को कब लागू किया, बन के भले 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। अभी हमने आपको बताया है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था उसमें पूर्ण स्वराज्य की जो मांग चल रही थी, पहली बार रावी नदी के तट पे गांधी जी जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा को फहराया था, और उस समय तय किया गया था कि हम अपने देश में जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तो पहली बार जो हम तिरंगा झंडा फहराएंगे वो दिन तो 26 जनवरी ही, वो डेट तो 26 जनवरी ही होगा। यही कारण है कि 26 नवंबर को संविधान बन के तैयार तो हो गया, लेकिन उसको कंप्लीट लागू नहीं किया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के बाद लगभग 1.5-2 महीने के बाद, नवंबर है, दिसंबर में जनवरी, 1-1.5 महीने बाद 1950 आ जाएगा। तो इंतजार था उन लोगों को 26 जनवरी का, क्योंकि उस दिन का उनका संकल्प था, और चाहे 26 जनवरी के ही दिन वो कहें हम कंप्लीट संविधान को लागू करके पहली बार तिरंगा झंडा को फहराएंगे और भारत की शान शौकत को दिखाएंगे। तो 26 नवंबर 1949 को भले बन गया, लेकिन कंप्लीट संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश के पवित्र दस्तावेज को बनाने में भाई कितना समय लग गया, तो याद रख लीजिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए थे। बहस कितना हुआ भैया, तो आप कहिएगा लगभग 114 दिन। ये वही बहस है जहाँ पे पूरा जोर शोर से सब लोगों में मतभेद था, यानी अपनी अपनी आक्रोश दिखाने का मौका मिला था। बैठक कुल कितना हुआ भाई, तो कहिएगा 12 बैठक आपको याद नहीं करना, ये बात आप याद रखिएगा। पहला बैठक, दूसरा बैठक और तीसरा बैठक लगातार का याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946, फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946, और उसके बाद आपको 13 दिसंबर 1946, ये बस डेट आपको याद रखना है, ये आपको बैठक याद रखना है। फिर लास्ट का आपको 2 बैठक याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा के बाद। ये पहला दूसरा तीसरा मैं आपको डिटेल में बताया हूँ, यहाँ ना हो तो मैं आपको ला के एक बार रिकॉल कर देता, यहाँ से देख लीजिएगा, मैंने पूरी डिटेल में इस पे बातचीत किया। संविधान सभा की बैठक में ये आपका दूसरा बैठक है। फिर मैंने यहाँ पे आपको पहला बैठक बताया है 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दूसरी बैठक बताया है और यहाँ तीसरी बैठक बताया है। तो यहाँ से आप अपनी बैठक को कंप्लीट करिएगा, और लास्ट का जो 2 बैठक है 11वीं और 12वीं बैठक, ये आपको याद करना अति आवश्यक है। 11वीं बैठक जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और इसी समय संविधान को क्या किया गया था, इसी समय अंगीकृत किया गया था। यहाँ कई सारे कामकाज किए गए थे, कई सारे कामकाज किए गए थे। 12वीं बैठक जो हुई 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और 24 जनवरी 1950 को जो 12वीं बैठक हुई, यहाँ पर भी बहुत सारे कामकाज किए गए थे। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति, उनका चुनाव किया गया। फिर हम कहेंगे राष्ट्रगान जो था उसको स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को भी पूछा जाता कब स्वीकार किया गया, इसी दिन, इसी डेट को। फिर उसके बाद जो हमारे देश का संविधान सभा बना था, जो देश का पवित्र ग्रंथ संविधान का निर्माण कर रहा था, वो संविधान तो बना चुका भैया, अब वो रहेगा नहीं, तो उसको समाप्त किया गया। इसी समय उसको क्या किया गया, 12वीं बैठक में ही अंतिम रूप दे दिया गया, संविधान सभा को कंप्लीट वहीं खत्म कर दिया गया, समाप्त किया गया। फिर इसके बाद देखा जाए तो जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया, जो देवी जी महिलाएं थी, महिलाओं की संख्या निर्धारित था, 15 संख्याओं ने अपना रोल अदा किया है हमारे देश के संविधान को बनाने में। मूल संविधान में अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। आगे चल के ये सारे भाग और अनुसूची पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, अभी तो 24 हो चुके हैं, होने के लिए वैसे 25 हो गए, लेकिन एक निरसरित हो गया है, इसलिए 24 ही बचे। और 8वीं अनुसूची, 8 अनुसूची जो है, इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है ये जोड़ी गई। तो ये अनुसूची पढ़ाते समय आपको पूरा बताऊंगा। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये जोड़ा गया था 1951 में। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जोड़ा गया था 85 में। फिर 11वीं अनुसूची 72वां संविधान संशोधन हुआ, यहाँ 72 लिखेगा, 72, यहाँ 52 है, 52।
72, ये मैं पढ़ाऊंगा स्पेशल, आपको डिटेल में बताऊंगा। 72वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन, यहाँ लिखिएगा 73वां संविधान संशोधन, ये 92 में हुआ। और 74वां लिख लीजिएगा, ये भी 92 अधिनियम था, 92 अधिनियम था। तो इस तरह से देखा जाता 8 + 4 = यानी कि 12 अनुसूची अभी हो चुकी हैं। तो ये अनुसूचित टॉपिक पढ़ाते समय मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो संविधान को बनाने में लगभग 60 देश के संविधान को पढ़ा गया है, और 60 देश के संविधान को पढ़ के 10 देश के संविधान का योगदान लिया गया है हमारे भारत देश के संविधान को बनाने में। लगभग 64 लाख रुपए यहाँ खर्च हो चुके थे। हमारे संविधान सभा जो थी, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पेशल लिखा गया है कि भारतीय जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया ग्रंथ है, यानी कि जो भी चीज़ बना है उसका नाम होगा भारतीय संविधान, यानी भारत का संविधान। तो हमारे संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान है, याद रखिएगा। और ये बात कहाँ लिखा गया है? 393 में, यानी कि 393 में। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह जो था वो हाथी था, और संविधान का सुलेख करने वाले व्यक्ति जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। सुलेख करना मतलब लिखने का काम जो किए थे वो रायजादा जी थे, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद करने का जो काम किए थे वो बसंत कृष्ण वैद्य थे। और जो संविधान लिखा गया उन संविधान के पेजों को सजाने का जो काम किए थे वो नंदलाल बोस थे, वो नंदलाल बोस थे। तो महत्वपूर्ण तथ्य में इतना लगभग 10 से 15 तथ्य था जो इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था। अब 2-3 विचारकों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला विचारक तो हम लोग देख लेते हैं वो गांधी जी का। गांधी जी का एक वक्तव्य आपको याद रखना, इन्होंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक रूप से भंग कर दिया जाना चाहिए। ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे, इतिहासकार एक थे, इन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि संविधान सभा जो है वही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ग्रेनविल ऑस्टिन का ये कथन था। फिर उसके बाद लॉर्ड विस्काउंट जो थे, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा जो है वो हिंदुओं का निकाय है। ये बात आपको याद रखना सब। और यहाँ पे आइवर जेनिंग्स जो थे, इन्होंने ये कहा कि संविधान निर्माता अल्पसंख्यक भावना को कम महत्व रखते थे, यानी कि कम महत्व रखने का प्रयास किया। इस तरह से देखा जाए तो जो मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे आधारित सारी मुद्दों को, हमें नहीं लग रहा है कि इस टॉपिक में अगर आप पृष्ठभूमि की सारी बातों को याद रखना, संविधान निर्माण की गठन की बातों को याद रखना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम की बातों को याद रखना, समितियों से संबंधित मुख्य तथ्य और विचारक, तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, भारत का कोई भी एग्जाम, अगर इसके इधर उधर जाता है, एकाध अगर 100-200 सवाल बनते हैं तो 1 से 2 सवाल अपवाद जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर पेपर देख करके हमें खुद कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे, लेकिन इसमें एक बात हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अपना रुचि दिखाइएगा, जिससे हम लोगों की मनोबल बढ़ती रहे, क्योंकि हम लोगों की मनोबल बढ़ेगी तभी हम लोग पूरी तत्परता के साथ गुणवत्तापूर्ण कंटेंट इस जो यूट्यूब चैनल या जो भी चल रहा है ऐप, सबके माध्यम से आप तक उपलब्ध कराने की कोशिश किया जाएगा। तो अगर यूट्यूब पे वीडियो है, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा, ताकि हम लोगों की मनोबल बढ़ती रहे और इस श्रृंखला को और महारत्न की दर्जा तक पहुंचाने का हम लोग कंटेंट के साथ काम करते चलें। महारत्न की दर्जा मतलब इसमें और गुणवत्तापूर्ण काम करने की कोशिश हम लोग करते चलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली क्लास में, जहां मैं स्पेशल आपसे बातचीत करूंगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत टॉपिक से संबंधित मुद्दों पे। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाज़त।